हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हैमलेट के कैरेक्टर एनालिसिस को। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, हैमलेट लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। और हैमलेट प्ले में हैमलेट जो कैरेक्टर था, आज हम उसका कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको हैमलेट की स्टोरी शॉर्ट में समझा देती हूँ, ताकि आपको कैरेक्टर एनालिसिस समझने में मुश्किल ना हो। दोस्तों, हैमलेट की कहानी डेनमार्क के प्रिंस हैमलेट के आसपास घूमती है, जिससे अपने फादर का मर्डर का रिवेंज लेना था। कहानी की शुरुआत में हैमलेट अपने फादर के डेथ के बाद काफ़ी ज़्यादा दुखी था। और उसका दुख का कारण ये भी था कि उसकी माँ ने, ड्यूड ने और उसके अंकल क्लॉडियस ने शादी कर ली थी। क्लॉडियस अब डेनमार्क का नया किंग था और ये शादी हैमलेट को काफ़ी ज़्यादा दुख दे रही थी और ये थोड़ी सस्पिशियस भी थी, क्योंकि हैमलेट के पापा, मतलब जो किंग था, की डेथ के बाद तुरंत ही उसकी माँ ने उसके अंकल से शादी कर ली। हैमलेट इस बात से काफ़ी दुखी था। एक रात हैमलेट को एक गोस्ट के बारे में पता चलता है, जो उसके फादर के रूप में कैसल के आसपास घूम रहा था। जब वो गोस्ट से मिलता है, उस भूत से मिलता है, तो वो भूत उसे बताता है कि उसके फादर का खून क्लॉडियस ने किया है, मतलब कि हैमलेट के अंकल ने, नए राजा ने किया था, तब पाने के लिए, राज्य पाने के लिए। और वो उसे अपने मर्डर का बदला लेने के लिए कहता है। हैमलेट इस बात से काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाता है और रिवेंज लेने का प्लान शुरू कर देता है। लेकिन वो इंटरनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूज भी है कि वो एक्शन लेने के पहले काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सोचता है कि जब मैं ऐसा करूँगा, कि जब मैं बदला लूँगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसमें किसकी डेथ होगी, सब चीज़ों के बारे में सोचने लग जाता है। हैमलेट अपने प्लान के एक हिस्से के अकॉर्डिंग पागल होने का दिखावा करता है, ताकि क्लॉडियस के प्लान और इंटेंशन को बेटर समझ सके, क्लॉडियस की नीयत को, क्लॉडियस के प्लान को समझ सके। उसका ये बिहेवियर सबको कंफ्यूज कर देता है कि आखिर हैमलेट ऐसा बिहेव ही क्यों कर रहा है। वो डाउट होने लगता है उस पर। और उसके जो करीबी दोस्त हैं, करीबी लोग हैं, करीबी दोस्त हैं होराटियो, उसकी माँ गर्ट्यूड और उसका लव इंटरेस्ट ऑफिलिया, उसके लिए परेशान हो जाते हैं। क्लॉडियस और गर्ट्यूड भी हैमलेट के बिहेवियर से थोड़ा डर जाते हैं और उनका मंत्री होता है पोलोनियस, उस पर नज़र रखने लगता है क्लॉडियस के कहने पे। उसकी बेटी होती है ऑफेलिया। पोलोनियस जो है ऑफेलिया का इस्तेमाल करता है नज़र रखने के लिए। हैमलेट को फाइनली कंफर्मेशन मिलता है कि क्लॉडियस गिल्टी है, मतलब क्लॉडियस ने ही उसके फादर को मारा है, जब वो एक प्ले अरेंज करता है, मतलब कि हैमलेट एक प्ले अरेंज करता है जिसमें वो उसके फादर का मर्डर सीन दिखाता है। ये बिल्कुल ओम शांति ओम वाला सीन है। वो उस सीन को इनैक्ट करता है। जब क्लॉडियस प्ले देखता है तो वो रिएक्ट करने लग जाता है। तब हैमलेट समझ जाता है कि क्लॉडियस सच में खूनी है, लेकिन रिवेंज लेने में हैमलेट डिले करता है। और जब एक मौका मिलता है कि वो क्लॉडियस को प्रेयर करते वक्त मार सकता है, वो रुक जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि क्लॉडियस को हेवन मिल जाए। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर कोई इंसान प्रे कर रहा है और उसकी डेथ उस वक्त पे हो जाए, तो उसको स्वर्ग मिलेगा। हैमलेट उस वक्त पे तो क्लॉडियस को नहीं मारता। इस सब के दौरान हैमलेट की ऑफेलिया से रिलेशनशिप और ज़्यादा खराब हो जाती है और उसकी हार्श बिहेवियर से और रिजेक्शन की वजह से ऑफेलिया डिप्रेशन में चली जाती है। ऑफेलिया हैमलेट को पसंद करती है और हैमलेट भी ऑफेलिया को पसंद करता था। लेकिन ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई कि हैमलेट के फादर की डेथ हो गई, उसका गोश्त उसका रिवेंज मांग रहा है, ये सारे थॉट्स की वजह से हैमलेट ऑफेलिया को खुद से दूर कर देता है, उसके साथ बदतमीज़ी करता है, जिसकी वजह से ऑफेलिया डिप्रेशन में चली जाती है और बाद में अपनी जान ले लेती है। इस ट्रेजेडी से हैमलेट और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है और एक गिल्ट में आ जाता है। एक और ट्रैजिक टर्न में हैमलेट एक्सीडेंटली पोलोनियस को मार देता है, जब वो उसे अपनी माँ के रूम में
छुपते हुए जासूसी करते हुए देखता है। उसको लगता है कि वो क्लॉडियस है, लेकिन वो असल में पोलोनियस होता है, क्लॉडियस का मंत्री। इसके बाद क्लॉडियस डिसाइड करता है कि हैमलेट उसके लिए एक मुसीबत बन गई है, एक खतरा बन गया है और हैमलेट को भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। वो हैमलेट को इंग्लैंड भेजने का प्लान बनाता है, जहां उसके साथ वो धोखा करता है। मतलब वो कुछ और बोल के हैमलेट को इंग्लैंड भेज देता है। शुरू में तो वो कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए भेज रहा हूँ कि तुम वहाँ पे कुछ सीख सको, लेकिन असली मकसद ये होता है कि वो हैमलेट को वहाँ पे जाके मरवाना चाहता है। लेकिन फिर हैमलेट वापस डेनमार्क आ जाता है। स्टोरी अपने क्लाइमेक्स पर तब पहुंचती है जब क्लॉडियस और पोलोनियस का बेटा लैरिटस, जो ऑफेलिया का भी भाई है, अपने फादर पोलोनियस की डेथ के लिए हैमलेट से बदला लेना चाहता है। वो उसको बोलता है कि तुम मेरे साथ लड़ाई करोगे। असल में एक सीक्रेट प्लान होता है क्लॉडियस और लैरिटस का, कि वो हैमलेट को पॉइजन सॉर्ड देंगे, पॉइजन से भरी हुई तलवार देंगे, और वाइन जो है उसमें भी पॉइजन डाल देंगे। अगर वो पॉइजन वाली तलवार हैमलेट को लगती है तो वो भी मर जाएगा, अगर वो हारता है लड़ाई को। और अगर वो जीत जाता है तो वो वाइन पिएगा, उसमें भी पॉइजन है, तो वो इवेंचुअली मर जाएगा। लेकिन उस मैच के दौरान गर्ट्यूड गलती से वो पॉइजन वाइन पी लेती है और मर जाती है। हैमलेट लेरिटस को फाइट में मार देता है और उस प्रोसेस में खुद भी पॉइजन हो जाता है। वो क्लॉडियस को भी मार देता है अपने लास्ट मोमेंट पे। इससे उसका बदला भी पूरा हो जाता है। हैमलेट के कहने पर उसका दोस्त होराटियो उसकी स्टोरी को बाकी लोगों तक पहुंचाने का वादा करता है, ताकि सबको सच पता चल सके। कहानी एक ट्रेजेडी के साथ खत्म हो जाती है, जहां हैमलेट, गर्ट्यूड, क्लॉडियस, लैरिटस और कई और कैरेक्टर्स मर जाते हैं। होप आपको स्टोरी समझ में आ गई हो। अब हम हैमलेट का कैरेक्टर एनालिसिस करते हैं। पहले बात करते हैं हैमलेट के इंटेलेक्चुअल और फिलोसफिकल नेचर की। इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धि, और फिलोसफी मतलब कि फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं जैसे एग्जिस्टेंस, वजूद, रीजन, एथिक्स। ऐसा हैमलेट का नेचर था। हैमलेट बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और फिलोसफिकल है, जो लाइफ, मॉरलिटी और एग्जिस्टेंस पे बार बार सोचता था। उसका फेमस मोनोलॉग रहा है, टू बी और नॉट टू बी। ये दिखाता है कि वो एग्जिस्टेंशनल क्राइसिस में है, जहाँ वो इस बात पे सोचता है कि ज़िंदा रहना अच्छा है या सब कुछ ख़त्म कर लेना चाहिए। ये सोच और उसकी इंट्रोस्पेक्शन, मतलब कि खुद के बारे में समझना, खुद को जानना, से बाकी कैरेक्टर से अलग और आइसोलेटेड बनाता है, क्योंकि वो चीज़ों को एनालाइज करता है, गौर से समझता है, उसके बाद कोई एक्शन लेता है। क्योंकि आपने जैसे कि जाना, उसने एकदम से रिवेंज नहीं लिया, उसने सब कुछ सोचा कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके बाद क्या परिणाम होगा इस मेरे एक्शंस का। चीज़ों के बारे में उसने डीपली एनालाइज किया, गौर से सोचा। वहीं पे जो दूसरे करेक्टर है, वो इम्पल्सिवली एक्ट करते हैं, बिना सोचे समझे, बिना एनालाइज किए वो एक्शंस करते थे। हैमलेट मॉरल इंटीग्रिटी और आइडियलिज्म का भी एक एग्जाम्पल है। हैमलेट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास है, ईमानदारी है, एक आदर्शवाद है। वो अपने आसपास के करप्शन से नफरत करता है और हाई एथिकल स्टैंडर्ड पे खुद को रखता है। मतलब कि उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मॉरल इंटीग्रिटी और आइडियलिज्म पर बेस्ड है, जहाँ पे वो ईमानदारी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। उसके लिए क्लॉडियस का अपने ही भाई को मार देना और उसकी बीवी से, हैमलेट की माँ से शादी कर लेना, ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल थी हैमलेट के लिए। ये आइडियलिज्म और हाई मॉरल स्टैंडर्ड को दिखाता है हैमलेट के, जिसकी वजह से वो अपने इनर स्ट्रगल से परेशान हो रहा था। हैमलेट रिवेंज लेना चाहता है, लेकिन उसकी क्रिश्चियन बिलीफ भी है, जिसकी वजह से वो कुछ गलत काम नहीं कर पा रहा होता है। जैसे कि हमने समझा कि क्लॉडियस जब प्रेयर कर रहा था तो हैमलेट ने उसको नहीं मारा, ये सोच के कि अगर वो उस वक्त उसे मार देता तो क्लॉडियस को हेवन मिल जाता। वो मारने से कतराता भी है, क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ मॉरली रॉन्ग है। यही कन्फ्लिक्ट उसके अंदर गिल्ट और रिग्रेट को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, की परेशानियों को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हैमलेट इनडिसिप्लिनेस और प्रोक्रास्टिनेशन का सिंबल है।
डिसिवनेस का मतलब होता है कोई डिसीजन नहीं ले पाता वो, उसके अंदर एक डाउट रहता है। वहीं पे प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है टालम टोल करना, मतलब कि वो अवॉइड करता है उन एक्शंस को करने से कि उसमें इतनी मोटिवेशन नहीं है कि वो डिसीजन ले पाए या कोई टास्क कर पाए। ये हैमलेट के करेक्टर की एक कमजोरी है कि वो डिसीजन नहीं ले पाता। जब उसको पता चलता है कि क्लॉडियस ने मर्डर किया है, उसके बाद वो जो रिवेंज है उसको लेने में डिले करता है, क्योंकि वो अपने एक्शन की मॉरलिटी पे ओवर थिंक करने लगता है कि अगर मैं ऐसा काम करूँगा तो उसके क्या परिणाम होंगे। उसके ये थॉट प्रोसेस उसके एक्शन को और डिले करते हैं। जो वो सोचता रहता है, इसकी वजह से रिवेंज लेने में देरी हो रही है। जैसे कि जब वो क्लॉडियस को प्रेइंग के वक्त पे मार नहीं पाता, क्योंकि सोल जो है हेवन में चली जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया था। इस चीज़ से वो डर रहा है। ये हेजिटेशन और प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ हैमलेट की सफरिंग को बढ़ाता है और प्ले का एक ट्रैजिक डाउनफॉल, एक मेजर कॉज बन जाता है। इसके अलावा हैमलेट साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स और इमोशनली डिस्टर्ब करेक्टर था, जबकि जो उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट्स थी, उसके जो थॉट्स थे, इमोशन थे, बिहेवियर थे, वो उनसे जूझ रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, सर्च कर रहा था, मेंटली स्ट्रगल कर रहा था अपने डिज़ायर्स, वैल्यू और इमोशन की वजह से। के कारण वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि उसको रिवेंज लेना है कि नहीं, और लेना है तो कैसे, उस रिवेंज के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या नतीजा होगा उस रिवेंज का। उसके फादर की डेथ और उसकी माँ का इतनी जल्दी दोबारा से शादी कर लेना के अंदर एक एग्जिस्टेंशनल क्राइसिस को जन्म दे रहे थे कि इस लाइफ का क्या मीनिंग है, क्या पर्पस है। उसका पागलपन शायद स्ट्रेटेजिक हो, लेकिन कुछ मोमेंट्स में वो एक्चुअल इंस्टेबिलिटी की तरफ भी दिखाई दिया था। जबकि वो जो पागलपन कर रहा था ना, एक्टिंग जो कर रहा था, में कुछ ऐसे मोमेंट्स भी थे जब वो सही में पागलों वाली हरकतें कर रहा था। उसका इनर कन्फ्लिक्ट और सप्रेस्ड इमोशन के अंदर जो भी इमोशंस चल रहे थे, मेंटल ब्रेकडाउन जो चल रहा था, उसकी वजह से का कैरेक्टर और ज़्यादा लेयर्ड और डायनेमिक बनता है। मतलब कि ऑडियंस को नहीं पता चल पाता कि हैमलेट का अब आगे एक्शन क्या होगा। इसके अलावा हैमलेट करप्शन से और धोखेबाजी से सख्त नफरत करता था, स्पेशली डैनिश कोर्ट से। जब क्लॉडियस ने उसे इंग्लैंड भेजने का फैसला लिया, वहाँ पे फैसला हुआ कि हैमलेट को मार दिया जाए, तो वो करप्शन से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता था और धोखेबाजी से। क्लॉडियस के फल को सिंबलाइज करती है। वो कह चुका है कि समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, जो ये दिखाता है कि वो अपने आसपास की दुनिया से डिल्यूजन्ड है, निराश है। वो अपने दोस्त रोजनक्रैंट और गिल्डनस्टन पर भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो क्लॉडियस के जासूस बन चुके हैं। दोस्तों, मैंने रोजनक्रैंट्स और गिल्डनस्टन पर भी एक वीडियो बनाई है कि लिखी है टॉम स्टॉपर्ट ने। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम बैक टू आवर वीडियो। हैमलेट अपनी माँ के एक्शन से भी ज़्यादा निराश था, क्योंकि उसकी माँ ने एकदम से शादी कर ली, उसकी माँ उसको सपोर्ट नहीं करती। की वजह से हैमलेट वीक हो रहा था। वो एक ऐसे स्ट्रगल से जूझ रहा था जहाँ उसके पास कोई भी नहीं था उसको संभालने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए। बात करते हैं हैमलेट के रिलेशनशिप विद ऑफेलिया। ऑफेलिया के साथ हैमलेट का रिलेशनशिप बहुत ट्रैजिक है। शुरुआत में उनके बीच अफेक्शन था, प्यार था, लेकिन जैसे ही हैमलेट का भरोसा टूट गया लोगों पे से, उनका रिलेशनशिप भी टूटने लग गया। हैमलेट को लगता था कि ऑफेलिया ने भी उसका विश्वास तोड़ा है, क्योंकि वो अपने फादर पोलोनियस और क्लॉडियस के कहने पर हैमलेट पर जासूसी कर रही है। हैमलेट के हार्श वर्ड जैसे गेट टाई टू अ नैनरी, ये उसके फ्रस्ट्रेशन और उसके प्यार से जो निराशा हुई है उसे, उसको दिखाता है। ऑफेलिया के साथ हैमलेट का ये बिहेवियर उसके मेंटल ब्रेकडाउन में कंट्रीब्यूट करता है। अब जानते हैं कि कैसे हैमलेट सरकाज़म विट करेक्टर का है, कि करेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाता है। वो अपने पेन को छुपाने के लिए ह्यूमर का इस्तेमाल करता है। पोलोनियस, रोजनक्रैंट और गिल्डनस्टन के साथ उसकी जो इंट्रैक्शन होती है वो आयरनी और वर्ल्ड प्लेस में होती है, जहाँ वो अपनी
दुख को और अपने निराशा को छुपाता है। उसका सिनिकल आउटलुक, जबकि उसका जो एटीट्यूड है, वो लोगों पे भरोसा नहीं करता और ज्यादा बिटर और सरकास्टिक हो जाता है हैमलेट। हैमलेट अकेला रहता है, अकेला फील करता है और उसका जो ह्यूमर है एक फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेशन बना देता है। मतलब कि वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि वो तानों में टॉन्ट मार मार के, ये टॉन्ट जिसमें थोड़ी सी कॉमेडी भी छुपी हुई है, ऐसे वर्ड्स का यूज कर रहा है जो सुपरफिशियलिटी को और कोर्ट के करप्शन के लिए उसने यूज की थी। बात करते हैं ब्रेवरी एंड रिडेम्पशन, मतलब कि साहस और मोक्ष। ए के फाइनल एक्ट में हैमलेट अपने डेथ के इनविजिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है, जो उसके अंदर करेज को जगाती है। मतलब वो सामना करता है कि जो होगा देखा जाएगा, मैं तो रिवेंज ले लेता हूँ। वो फाइनली रियलाइज करता है कि कुछ चीज़ें उसके कंट्रोल के बाहर है और वो फेट को, वो किस्मत को एक्सेप्ट कर लेता है। ड्यूल में जब वो लड़ाई करता है लेरेटस के साथ, वो साहस और उसके ऑनर को दिखाता है और अपने एंड को फेस करता है हैमलेट। इस एक्सेप्टेंस से हैमलेट को एक सेंस ऑफ रिडम्पशन मिलता है, एक मोक्ष मिलता है और वो अपने दोस्त को बोलता है कि तुम मेरी स्टोरी को याद रखना और दूसरों तक भी पहुंचाना। दोस्तों, इन शॉर्ट, जो हैमलेट का जो कैरेक्टर है वो एक डीपली इंट्रोस्पेक्टिव और मॉरली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, जिसे अपनी आइडेंटिटी, मॉरलिटी और पर्पस को लेकर कांस्टेंट स्ट्रगल करना पड़ रहा है। उसकी जो कॉज है, साइकोलॉजिकल डेप्थ है, उसे रिलेटेबल और ट्रैजिक बनाती है। और यही वजह है कि हैमलेट लिटरेचर का एक इंड्योरिंग करेक्टर है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट करेक्टर रहा है, जो ऑडियंस को ह्यूमन नेचर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्योंकि इंसान जो नेचर होता है वो ऐसा ही होता है जैसे हैमलेट का था। उसके अंदर विचार आते रहते हैं, जिसकी वजह से उसके एक्शंस भी बदलते रहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।